आप लोगों को पता होगा कि अभी हम क्या बात करने वाले हैं, राइट? इट्स ऑल अबाउट योर रिविजन प्लान, कि हम लोग इस मंथ में किस तरह से प्लान करें कि हम अपना मैक्सिमम दे पाए। हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है एग्जाम में, एंड दिस मंथ इज लाइक क्रूशियल मंथ है तुम्हारे लिए तीनों सब्जेक्ट में। तो केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ प्लान करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट आपको देखना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये तुम लोगों का सिलेबस है नीट का, जिसमें केमिस्ट्री की टोटल 20 यूनिट्स है। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes. या दैट्स व्हाट योर सिलेबस इज। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है जिसमें सारे टॉपिक्स यू कैन सी। बट आई थिंक सिलेबस आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट द सिलेबस। बट हम लोग सिलेबस के बारे में नहीं, हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अभी तक के एग्जाम में हमारे पास क्या डेटा है। सो स्टार्ट विद, सबसे पहले वेटेज से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास केमिस्ट्री में टोटल 20 यूनिट्स है, राइट? 20 यूनिट्स के हिसाब से अगर हम लोग स्टार्ट करें, अगर हमें इन 20 यूनिट्स पे फोकस करना है, तो 20 यूनिट्स के सारे टॉपिक इस एक महीने में करना पॉसिबल नहीं है। बट हमारे पास इससे बेटर स्ट्रेटेजी है कि हम लोग उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो एग्जामिनर दे रहा है। तो वो टॉपिक कौन है, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। सो ये 20 यूनिट्स पूरे के पूरे हमें रिवाइज करने हैं इस एक मंथ में। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है? टाइम टेबल में तुम अपना एक लिमिट देखना, अपनी एफिशिएंसी देखना। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कई बच्चे बोलते हैं ना कि तुम्हें 14 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी बिलीव नहीं करती इस पे। तुम 14 घंटे में अगर 10 घंटे ही सही से पढ़ पाओ तो वो 10 घंटे ही काफी है। तो मेक अ टाइम टेबल। तुम्हें पता है अभी तक की क्वेश्चंस करके तुम्हें एक अपना हाई पॉइंट और वीक पॉइंट पता चल गया होगा ना, कि कौन सी पोर्शन में मेरे को दिक्कत हो रही है। उस पोर्शन को ज्यादा टाइम दो। एक कोई सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कोई टॉपिक भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि तुम्हें केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रहा हो या इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रहा हो, उसके लिए हल्का से ज्यादा टाइम दे दो। लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग उसके हिसाब से चले तो मुझे लगता है कि 3 आवर इज इनफ ईच डे। हर एक दिन 3 घंटा केमिस्ट्री को देना इज इनफ, राइट? अगर तुम उसमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तुम ऐड कर सकते हो। बट 4 आवर विच इज बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम ये कर सकते हो कि 4 आवर अगर दे रहे हो तो जैसे आज तुमने केमिस्ट्री को दिया, कल तुम बायो को दे लो, राइट? एंड अगले दिन फिजिक्स को दे दो, ताकि तुम्हारे पास ये मेंटेन रहे कि तुम्हें दिन के अगर 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें अपने ब्रेन को टाइम भी तो देना है रिफ्रेश होने का। टाइम टेबल इस तरह का बनाना अपने लिए। तुम उनको अल्टरनेट 3 टाइम, 2 टाइप का टाइम टेबल बना सकते हो तुम। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए अलग, ठीक है? एंड द सेम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए अलग। क्यों ऐसा, क्यों? अगेन द सेम थिंग, कभी केमिस्ट्री को 3-4 घंटा चाहिए तो कभी बायो को भी तो चाहिए। तो तुम्हारा रेगुलर ना हो, अल्टरनेट डे पे तुम एक दिन केमिस्ट्री का 4 घंटे कर दो, एक दिन बायो कर दो, एक दिन फिजिक्स का कर दो। इस तरह से मेक अ टाइम टेबल। वो काम तुम्हें सबसे पहले करना है, और उस टाइम टेबल पे एक महीने स्टिक रखना है। हर एक दिन काउंट करना है। ये मत सोचना कि अब मैं एक महीने कैसे पढ़ूंगी, ऐसे आज का दिन मुझे कैसे करना है। ये टाइम टेबल हमेशा शाम को बनाते हैं। जब मुझे टाइम टेबल बनाना है, मुझे कल के लिए टाइम टेबल बनाना है, तो मुझे अभी बनाना है। क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट होगी और तुम टाइम टेबल पे सोचने लग गए ना, तो वहीं से तुम्हारा दिन खराब होना स्टार्ट होता है। तो ऑलवेज मेक अ टाइम टेबल। सोने से पहले, रात को सोने से पहले मेक अ टाइम टेबल कि मैं सुबह उठते ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें इस टाइम टेबल के अंदर एक चीज जो कांस्टेंट रखनी है तुम्हें पूरे महीने, दैट इज योर रिवीजन। कि तुम कौन से 2 घंटे रिवीजन को दे रहे हो। ये 2 घंटे वो रिवीजन वाले टॉपिक्स में तुम्हें यूज करने हैं जहां पे कि तुम भूलने वाला होता है। जैसे फॉर्मूले होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, जिनमें तुम एक एक नेमिंग रिएक्शन को नाम लिखो, फिर रिएक्शन लिखो, फिर रिएजेंट लिखो, इस तरह से। ये रिवीजन सिर्फ उसके लिए। एंड मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। इस रिवीजन में तुम बायो और फिजिक्स का भी वो पोर्शन डाल सकते हो जो तुम भूलते हो बार बार। तो यहाँ पे ये 2 घंटे तुम कोई भी डिसाइड कर सकते हो दिन के, तुम्हें सुबह पसंद है, दिन में शाम को पसंद है, जहाँ पे तुम A4 सीट लो, छत में घूमते हुए पढ़ लो, ताकि तुम्हें हवा भी मिले फ्रेश और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। ये काम तुम्हें करना है। इसमें अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? बाकी ये काम तुम्हारा सबसे पहले है जो तुम्हें करना है। बाकी अभी हम लोग सीधे टॉपिक पे स्टार्ट जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक का वेटेज क्या है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ईयर पेपर हमारे पास ये डेटा है कि अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट टॉपिक है जो पूछा जाता है हमेशा, दैट इज योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वाला चैप्टर है। जीओसी का टॉपिक सबको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वो,
बट वो तुम्हारा फाउंडेशन बनाता है। अगर तुम अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम्हें फाउंडेशन वाले टॉपिक अब नहीं करने हैं। तुम्हें वो चीजें जो तुम्हारी ऑलरेडी क्लियर हैं उन्हीं पे काम करना है और उन्हीं को पॉलिश करना है। अगर तुम अभी सोचोगे एक टॉपिक है जो तुमने बिल्कुल नहीं किया है, तो तुम वो किसी से पढ़ रहे हो तो ठीक है। खुद से पढ़ने के लिए कभी मत बैठना, क्योंकि इस टाइम पे इट विल बी लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम का वेस्टेज ना हो इसके लिए हमें फाउंडेशन वाले टॉपिक अब नहीं करने हैं। फाउंडेशन वाले टॉपिक अगर तुम्हारे पास कोई ट्यूटर है या तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो जहां तुम्हें बता रहा है कोई, तो दैट इज ओके, क्योंकि वो तुम्हें फटाफट से बेस से स्टैंडर्ड तक एक ही बारे में बता देंगे ना। लेकिन तुम खुद पढ़ने जाओगे तो कहीं टॉपिक कोई ऐसा शब्द आ गया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर तुम अटक जाओगे, उससे तुम्हारी पूरी स्पीड खराब होगी। तो फाउंडेशन वाले टॉपिक खुद से अब नहीं करने हैं। तो अभी तुम्हारा फोकस इन ये जो पूरा वेटेज दे रखा है इसके हिसाब से ही रखना है कि कौन सा चैप्टर जो सबसे ज्यादा जितनी बार आता है। अभी मैं तुम्हें टॉपिक भी बताऊंगी कि उससे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है मुझे कि बार बार इसके क्वेश्चन हाईएस्ट अमाउंट में आ रहे हैं, तो ये टॉपिक मुझे नहीं छोड़ना है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो हाई वेटेज के हैं बट मुझसे नहीं आते हैं, मेरे क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, तो तुम उनके वो टॉपिक चूज कर लेना जहां से क्वेश्चन आता है। मेक श्योर कि तुम उनको करके जाओ, ठीक है। द सेम वे ये इन टॉपिक के हिसाब से कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, जिनमें से पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक का ना गड़बड़ी ये है कि पी ब्लॉक कई बार बहुत ज्यादा भी आता है, कई बार आता ही नहीं है, इसलिए इसका एवरेज 1% बना है। बट ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता। तो पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप नंबर 15 हो गया। उन ग्रुप्स को हम लोग अच्छे से हमें देखना है। इसी तरह से तुम्हारे पास बाकी सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। जीओसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन हमें सिर्फ जीओसी के फाउंडेशन पे काम नहीं करना कि अभी अब बैठने की इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, कम कर रहा है, उसकी सिर्फ इफेक्ट देखो कहाँ उसका यूज है। सेम तरह से तुम्हें क्या करना है उसका, जैसे रेजोनेटिंग इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी वाला है, हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रही हूँ। ये सारे टॉपिक हमें इसी तरह से करने हैं कि हम सिर्फ वो पोर्शन पे ध्यान दें जैसे क्वेश्चन आता है और हमें वही उसी पे काम करना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चैप्टर आता है, इसका नाम हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एल्केन से क्वेश्चन आते हैं। हेलो एल्केन मैं क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो 4% पे है, लेकिन हेलो एल्केन से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। मतलब ये मान के चलो कि अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो तुम 100% उसका टाइम करके आ सकते हो, क्योंकि कई ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे जैसे एल्डिहाइड कीटोन से आते हैं कि मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ गया, कोई नया रिएक्शन दे दिया तो नहीं हो पाता। हेलो एल्केन की तुम 100% क्वेश्चन करके आ सकते हो। तो ऐसे चैप्टर को भी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसे ही सेम इसमें कोऑर्डिनेशन वाला है। कोऑर्डिनेशन वाले में बच्चे को लगता है कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट है वही में तुम मार खाते हो, राइट। वो वाला भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास 2-3 एक्सेप्शन है, उसके अलावा आज तक उसने पूछा ही नहीं है। जैसे उसने एक्सेप्शन में तुम्हें अमोनिया पूछ दिया, या एक्सेप्शन में उसने तुम्हें 4D या 5D का दे दिया, वहीं पे गड़बड़ी होती है। वरना ऐसा कोई क्वेश्चन उसने आज तक पूछा ही नहीं है जो कुछ नया आ गया हो, तो वो भी अच्छा है हमारे लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कौन से चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक तो हेलो एल्केन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, सोल्यूशन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको तुम मान के चलो कि ये तुम्हें पूरे मार्क्स दिलाएंगे। सो अगर तुम्हें मान के चलो कि तुम्हारा 180 में से तुम कितने ला सकते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम लोगों ने कोई पेपर सॉल्व करके देखा है और अगर तुम इस टाइम पे 100 मार्क्स पे भी हो, तो तुम 100 को आराम से 150 खींच सकते हो इस लास्ट वन से। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम 0 पे और 180 पे आ जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें एक बेस भी तो समझना है। लेकिन अगर तुम 50-60 पे भी हो तुम वहां से 120 तक पहुंच सकते हो। सो ये काम करेगा तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा टाइम टेबल। तो ये पहले लिख के ले लेना, टाइम टेबल हर दिन का बनाना है तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा कि तुम 2 टाइम टेबल बना सकते हो, तुम चाहे तो हर दिन का अलग भी बना सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन टाइम टेबल एक दिन पहले बनना चाहिए, ताकि तुम किसी भी कंडीशन में उसको अगले दिन उस पर अपना टाइम ना फोड़ो कि मुझे अरे ये भी पढ़ना था, मैं इसका टाइम टेबल अब बैठ जाओ टाइम टेबल बनाने के लिए। एक बार दिन स्टार्ट हो जाता है ना, दिन का स्टार्ट तुम जैसे करोगे वैसे तुम्हारा पूरा दिन निकलेगा। सो मेक श्योर फॉर दैट। इसके बाद डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, एक्सेप्शन, सो मेनी एक्सेप्शन। लेकिन तुम एक चीज भी तो देखो, वहां पे ना जो चीजें फिक्स है वो फिक्स है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा है, ज्यादा ही है ना। एक बार तुम उसको रट लोगे तो भूलोगे तो नहीं। तो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना कि वो रिविजन वाला 2 घंटा, उसी में तुम्हें इसको ना जितने भी इसके एक्सेप्शन है उनको A4 शीट में लिख देना, ठीक है। और उनको रिवाइज करना स्टार्ट करना, छत पे घूमते हुए रोज देख लो ना। एक बार देखोगे 2-3 दिन के बाद तो तुम चप्पू हो जाओगे। तो ये ऐसा वाला अब नहीं है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे रिएजेंट याद नहीं होते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करोगे ना, ये वाला तरीका स्टार्ट करोगे, तुम मेरे को मान के चलो 1 हफ्ते के बाद तुम खुद ही बोलोगे कि मुझे सब याद है। पर तुम्हें उनको रोज देखना पड़ेगा। वो ऐसी चीजें हैं जिनको तुम्हें हर दिन देखना है, ठीक है।
बाकी जैसे केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से 3% है। 3% का मतलब क्या है? 3% का मतलब एवरेज एंड आउट 4-5 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये कितना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए? देखो पीरियोडिसिटी से जो क्वेश्चन तुम्हारे पास बनते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ट्रेंड से रिलेटेड, है ना। तो ट्रेंड स्टार्टिंग में एक बार अगर हमारा रिवीजन हो जाता है उसका, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी ये तुम्हारे पास वेटेज है, तुम चाहे तो इस शीट को बाद में देख सकते हो। बट इसका कंक्लूजन हमारे पास ये है, अभी तक के क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास इस हर एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे जीओसी से 3 आ रखे हैं, अगेन एल्डिहाइड कीटोन से 4 आ रहे हैं, दैट इज एवरेज। हम लोगों ने एवरेज बना दिया। किसी साल पे ज्यादा भी आ रखे हैं, किसी साल पे कम भी आ रखे हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे ग्राफ तो होता ही रहेगा ना। हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो एवरेज से पता चल जाता है। तो एवरेज से हमें जो टॉपिक दिख रहे हैं, देखो 3 में ये भी है विच इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अच्छा पता क्या है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि तुम्हें सिर्फ उसमें वीबीटी, वीएसीपीआर और एमओटी पे फोकस करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटे टॉपिक आता है, जिसमें फिजान रूल आता है, डाइपोल मोमेंट आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर तुमने ये 3 थ्योरी भी कर ली ना अच्छे से, तुम उसके अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन आए, तो तुम 5 में से 4 क्वेश्चन करके आओगे। दैट इज वो तीनों थ्योरी पे। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को भी आगे रखना। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग ही आता है। फिर इसके बाद तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन आता है, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो वैसे टॉपिक है जिनसे हमेशा एक जैसा क्वेश्चन बना रहता है। अब देखो वेटेज के हिसाब से इनमें से मैं ये वाला मैंने वेटेज इसलिए लिखा था तुम्हारे लिए। तुम एक चीज देखो कि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फर्स्ट, ये फर्स्ट का मतलब यहाँ पे 11th से 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे केवल 8% क्वेश्चन आता है। यही मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ कि तुम अगर अब जीओसी पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत गड़बड़ है। अगर तुम्हें नहीं आती ना जीओसी, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि तुम उसको छोड़ सकते हो। तुम पहले अपने उन चैप्टर को पॉलिश करना स्टार्ट करो जो तुम्हें आते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम जीओसी पे टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, प्लस 8% आ रहा है। 8% में क्या क्वेश्चन देता पता तुम्हें? रेजोनेंस पे देगा, जहाँ पे वो बेंजीन पे ग्रुप लगे हुए उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा बहुत उसने एल्केन एल्किन अल्काइन से दे दिया, जो कि बहुत रेयर बनता है, जिसमें आईयूपीएससी वगैरह आता है। आईयूपीएससी इतना वैसे लेवल का आता है ना कि तुम उसको हर हर टाइम पे उसको अटेम्प्ट कर लोगे। और आईयूपीएससी से क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से नहीं आता है, आईयूपीएससी से 12th की केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। जैसे हेलो एल्केन का कोई मॉलिक्यूल दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई मॉलिक्यूल दे दिया। तो तुम्हें आईयूपीएससी में सिर्फ रूल पढ़ना है, क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ये इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो नहीं आता है तो छोड़ो, आता है तो करो। फिर इसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे पास है। इनऑर्गेनिक का ही तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 22%, विच इज देखो कितना हाई पोर्शन है। कौन से चैप्टर आता है इसके अंदर? मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है इसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग आता है। तो तुम ये मान के चलो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को मिला के, हाइड्रोजन भी इसके अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन ये वो चैप्टर है जो तुम आराम से कर लोगे। सबसे बड़ा चैप्टर इस पे केमिकल बॉन्डिंग ही है, तो केमिकल बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कहाँ से क्वेश्चन बनता है? क्वांटम नंबर से बनता है। ठीक है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो रूल है हुंड की पाउली, ये थोड़ा सा घुमा के वो क्वेश्चन दे देता है एसर्शन रीजन में, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी जो सेकंड पार्ट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। सेम अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता है तो ट्रेंड वाले पार्ट पे फोकस करना है। केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी पे फोकस करना है, जिसमें वीएसीपीआर 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 के दोनों जो टेबल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, वो हमें पोर्शन पे फोकस करना है। फिर आता है एमओटी। अब एमओटी के ना, एमओटी बहुत पोर्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन हम उन पार्ट्स को ना कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हमने उसका एमओटी डायग्राम बनाना सीखा, फिर उसी से हम बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब निकालते हैं। तो इसका इजी तरीका क्या है? हमें रिवीजन का मतलब पता है क्या होता है? रिवीजन का मतलब है कि इतना सारा पढ़ने के लिए मैं उसको इतना सा कैसे करूं, दैट इज रिवीजन। तो तुम्हें कनेक्ट करना है उसको। जैसे मैं एमओटी का बता रही हूँ, तो एमओटी में वंस यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं, तुम्हें अगर वो आता है तो तुम्हें सारे जो उसके सब टॉपिक्स हैं, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आता है या उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है, दैट्स वेरी इजी। पर तुम्हें उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका आता है वो याद करना पड़ेगा। सो द सेम वे
अगर हम लोग बात करें ट्वेल्थ के पोर्शन की, तो ट्वेल्थ में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दैट इज फॉर श्योर। कौन से चैप्टर है उसके अंदर? हेलो एल्केन्स हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और बायोमोलिक्यूल हो गया, थोड़ा बहुत है ना, एमाइंस रह गया। एमाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वैसे। तो ये जो पोर्शंस हैं, ये जो 4-5 चैप्टर हैं, इन पे हमें बहुत जोर लगाना है। चाहे उसकी नेमिंग रिएक्शन है, चाहे उसके रिएजेंट्स हैं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाहर से अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन कौन सी वाली एनसीईआरटी? पुरानी वाली। जो तुम्हारी नई वाली वो पतली सी दे रखी है, वो उससे नहीं आता है। उसने क्या किया है कि टॉपिक तो उसने भी सारे दे रखे हैं, लेकिन उसने कंटेंट बहुत कम कर दिया, एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, रिएक्शंस नहीं दे रखी हैं, इसलिए। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी को अगर तुम उठा के पढ़ लिया ना, तुमने एक एक लाइन पढ़ ली है, तो वो तुम कर लोगे। तुम अगर मैं कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26%, मान के चलो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आए 30, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो तुम 30 में से 25 100% करके आओगे। 100% कह रही हूँ मैं, 25। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि तुम एनसीईआरटी के साथ ही ये सब कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इज इनफ, वो भी 12th के लिए कह रही हूँ मैं, 26, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री, 15%। फिजिकल केमिस्ट्री में 12th में ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या है? सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स है। 3 चैप्टर है, और तीनों एक चीज मान के चलो। देखो, सोल्यूशन में बच्चों को दिक्कत आती है वेंट ऑफ फैक्टर में। वेंट ऑफ फैक्टर का अगर तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, पढ़ने का तरीका समझ लिया, तो इस वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड अगर तुम में से कोई मुझे जानता होगा, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई थी ना, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने ये चीज समझाई थी। तो एक्चुअली मैंने वो रील इसलिए बनाई थी कि मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि वेंट ऑफ के क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो उसमें जो एन आता है, या कई बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आता है, वो दिक्कत कर रहा था। तो हमने जब उसके क्वेश्चंस करे ना, तो बच्चे भी कह रहे थे कि इट्स वेरी इजी, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट। तो पता होना चाहिए क्वेश्चन में वो एसोसिएशन कह रहा है या डिसोसिएशन कह रहा है, तो तुम्हें वो इजिली कर लोगे। तो मैं वही कह रही हूँ, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आता है? जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा, न्यूमेरिकल्स में। कहाँ पे? फैराडे के लॉ में। फैराडे के लॉ में जहाँ पे वो मास ऑफ डिपोजिशन पूछता है, वहां पे थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है, एंड वो भी सेम है। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, तुम्हें उसके 2-3 फॉर्मूले हैं, अगर तुम्हें वो याद हो गए ना, तो तुम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे। एंड अभी जब मैं तुम्हें कराऊंगी, तो तुम तब भी देख लेना, करके देखना, ठीक है। एंड देन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स तो है, काइनेटिक्स में 2-4 थ्योरियां हैं, उन थ्योरी को हमें रिवीजन करना है। तो काइनेटिक्स का मेन पोर्शन जो आता है, वो आता है यूनिट से, जिसमें रेट कांस्टेंट पूछता है वो, डिग्री ऑफ सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछता है, ग्राफ पूछता है। ज्यादातर दिक्कत ग्राफ में ही आती है कि ग्राफ को प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए। बाकी उसमें और क्या है? कॉलिजन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है, एक ग्राफ बना के दे रखा है, राइट, और वहां से क्वेश्चन आता है। वहां से आता है तुम्हारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट से आता है। तो ये हुआ तुम्हारा काइनेटिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो इसमें 15% लिखा है, वो 3 चैप्टर पे डिपेंड है, ठीक है। सॉलिड स्टेट भी है, पर सॉलिड स्टेट से ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन वो देता नहीं है। एक बहुत रेयर एग्जाम्पल जहाँ पे उसने क्यू का वो पूछा है, तुम्हें नंबर्स वगैरह पूछा है, या डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पूछे वहां से। सो अब बचा है इसका इनऑर्गेनिक वाला। तो इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आते हैं, कोऑर्डिनेशन आ गया तुम्हारे पास, और मेटल एक्सट्रैक्शन वाला। हाँ, एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट वो कर लेना। एक्सट्रैक्शन वाले से भी तुम्हें वही फोकस करना है कि वहां पे जो कुछ टर्म्स है ना, जो उसने अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, टर्मिनोलॉजी, वो इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे पास, हाँ, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम पोर्शन तुम्हारे पास इस तरह से है। अब हमें करना क्या है? हमारे पास जितना टाइम बचा है, जिन्होंने कर रखा है वो तो रिवीजन करेंगे ही। वो अब तो तुम्हें एक तरह से चमकाने का टाइम आ गया। जिन्होंने नहीं कर रखा है, वो फोकस करेंगे उन टॉपिक्स पे जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्योंकि एक एक पैटर्न है नीट का। नीट का पैटर्न क्या है? मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए नोट करके लिखा भी था। जब हम लोग नीट का पैटर्न देखते हैं, तो हमारे पास टोटल 180 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 45, जहां से मोस्टली ऑर्गेनिक का हाईएस्ट पे जाता है, फिर इसका फिजिकल, और फिर आता है इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन जो उसने अभी तक पूछे हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन उसने पूछे हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड। एंड सी, ये 95% तो मैं मान के चलो इट इज एनसीईआरटी। बस उस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, वो फोकस पे रखना था। तो मैक्सिमम जो 95% है वो एनसीईआरटी है। तो पहला पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, वो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स रखते हैं, ठीक है। जो एक्सर्शन, ये रीजन वाले क्वेश्चन नहीं ज्यादातर। अब थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन आते थे, 2, अब इस बार 3 और 4 भी क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं एक बार। तो ये भी है। फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हें न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद करना है। ऑर्गेनिक तो ज्यादातर
ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कहाँ से आता है? रिएक्शंस पे, रिएजेंट्स पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये है ना कि तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मास पे, उसके डाइपोल मोमेंट पे, उसके पोलर बिहेवियर पे। अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो केमिकल बॉन्डिंग का है वो अच्छे से आता है तो उसको तुम सेम अप्लाई कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी समझना है तो उसको सिर्फ एक सिंपल तरीका है, वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से ही उसकी इंटरमोलिकुलर बिहेवियर, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अगर आप लोगों ने सुना भी होगा, डीपीडीपी इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंडेंट है। सो वंस यू नो द कौन सा मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, तुम उसके आराम से फिजिकल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कर सकते हो। फिर रिएक्शन वाले तो तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, उसमें रिएजेंट याद करना पड़ेगा, कौन सी नेमिंग रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, या शॉर्ट की बॉमन इफेक्ट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस। मिक्स कॉन्सेप्ट्स तो तुम्हारे पास हैं, और स्पेशली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जहाँ पे मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शंस आती है ना, जहाँ पे फिलअप्स टाइप का आता है कि रिएक्शन बनाने के लिए तो मैं पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी उसने पूछे हैं। तो वहां पे 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ ऐड हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास अभी तक का कंक्लूजन ये है कि पहले फोकस हमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे करना है। अब अगर तुम्हारे पास नहीं है एनसीईआरटी, तुम क्या करोगे, तुम टॉपिक के नाम देखना उसके अंदर कौन से, उस टॉपिक के अंदर के उस टॉपिक का अंदर के लिए तुम किसी अदर रेफरेंस बुक को भी ले सकते हो, लेकिन टॉपिक के नाम वहीं से डिसाइड होगा। कि जैसे उसने दे रखा है कि प्रॉपर्टी में उसने सॉल्युबिलिटी बोला है, तो सॉल्युबिलिटी तुम किसी और बुक से भी पढ़ सकते हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन पढ़ना हमें वही है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए फिलहाल के लिए, यानी पहला जो हमारा मेन फोकस रहेगा इन 30 days में, दैट विल बी एनसीईआरटी। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ रखा है, अब तुम उसको तब पढ़ना जब वो तुम्हें कोई पढ़ा रहा हो, ठीक है। खुद से अगर तुम पढ़ने बैठोगे, जो स्पेशली जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आए तो तुम अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो। अब मुझे नहीं पता कि क्या पता तुम में से कोई अलग चलता होगा, जैसे मेरे साथ होता है, मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ और मैं कहीं पे अटक गई, तो मैं जब तक मुझे वो पता नहीं चलेगा वो क्या है, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, और मैं स्किप नहीं मार सकती कि मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ। सो अगर ये चीज तुम्हारे साथ भी सेम है ना, तो मेक श्योर कि तुम यही करना कि तुम्हें कोई बताने वाला हो तो इट इज बेटर, तुम्हारे डाउट सॉल्व कोई कर दे तो वो अच्छा है, तब तुम कोई नया टॉपिक उठा सकते हो। अदरवाइज जो टॉपिक तुमने कर रखे हैं उनका कंटेंट पढ़ो, उनको रिवाइज करो, और अब करो क्वेश्चंस। नीट अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस के लिए ना, एक तो वही है कि कई बच्चों के पास यहाँ पे मॉड्यूल्स होंगे, तुम कोचिंग के मॉड्यूल्स ले रखे तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे पहले तुम 15 साल के नीट के पेपर उठा लो और उनको सॉल्व करो। नहीं होंगे पेपर, जिस मैसेज में मैं भी तुम्हें सेंड कर सकती हूँ, मेरे पास पूरे पेपर हैं, लेकिन पेपर के ही क्वेश्चंस तुम्हारे लिए पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न क्या है, पैटर्न एनसीईआरटी पे बेस्ड आता है, कोई टॉपिक नया चेंज तो कर नहीं देंगे, वो क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा लेकिन थोड़ा घुमा के आएगा। तो तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि पेपर में उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया है, टॉपिक वही था लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। तो ये तुम्हें तभी, और दूसरा तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब तो तुम ऐसा करना कि तुम हर हफ्ते में 1-2 बार बैठना एग्जाम लाइक पूरा पेपर देने के लिए, ऐसा भी तुम्हें साथ में करना है। उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन अभी हम चलते हैं हाईएस्ट वेटेज चैप्टर एवरी ईयर। देखो ये जो तुम्हारे पास चैप्टर हैं, हमने अभी उनको डिवाइड किया ना कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हाईएस्ट वेटेज वाले हैं, जिनसे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आता है। इट इज सेम, ऐसा नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग से इस बार 5 क्वेश्चन पूछा और अगली बार एक भी नहीं पूछा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है वो हाईएस्ट वेटेज ही रहते हैं। हो सकता है कि उसने इस बार 5 क्वेश्चन पूछे और अगली बार 3 पूछे, ऐसे ही हुआ है, बस ऐसा नहीं हुआ कि 5 से सीधे 1 पे चला गया। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना क्वेश्चन का, ये ऐसा ग्राफ नहीं बनता, ये ऐसे बनता है। तो थोड़ा सा नंबर्स में चेंज होगा, लेकिन स्टिल वही टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से तुम्हारे पास, अगर तुम सिर्फ अगर मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 20 यूनिट्स है केमिस्ट्री के और उनमें से तुम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा रहे हो, स्टिल तुम अपने 60-70% मार्क गारंटी के साथ कर सकते हो। लाइक तुम 180 में से 130 मार्क्स तो तुम लेके आ सकते हो विद ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि एनटीए की आदत है वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, बार बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा तरीका लग जाता है। ठीक है, सो इसीलिए तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज योर सब्जेक्ट वाइज। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो टॉपिक्स यहाँ पे चैप्टर के नाम लिखे हुए, तुम इस पीडीएफ के लिए मुझे बाद में मैसेज भी कर सकते हो। इन चैप्टर को तुम्हें इसी लाइन में करना है,
मतलब जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने बैठोगे तो तुम्हें सबसे पहले जीओसी ही पढ़ना है। अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि जीओसी अगर तुमने नहीं पढ़ा है तब तो तुम स्किप मारो। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो जीओसी सभी ने पढ़ा होगा ना, ऐसा कोई है तो नहीं जिसने जीओसी बिल्कुल नहीं किया है? एक बिल्कुल भी नहीं किया है, कोई है ऐसा? क्या करो? नो मैम, मैंने जीओसी पढ़ा है, बट मैम एक दिक्कत है। हाँ वो उसकी रिएक्शंस हैं, उसमें मेरे टीचर्स ने कहा है कि एक A4 शीट पे उसकी रिएक्शन चार्ट मैकेनिज्म सब लिखो। बट वो मैकेनिज्म याद करना बहुत मुश्किल रहता है, तो हाँ, उसके लिए करेक्ट कैसे होता करें? है ऐसा। पर देखो, अगर तुमने नहीं किया है ना, स्टिल आई एम सेइंग, मैं सबको ही बोल रही हूँ ये चीज, कई लोग इसको भी करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब नहीं है हमारे पास ऐसा टाइम कि हम लोग कोई नया चीज उठाएं और उसको करें। अनलेस कि मैं तुम्हें वही कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हें बैठ के पढ़ाए तो ठीक है, क्योंकि उस केस में तो हमने सारे डाउट उसी टाइम पे क्लियर कर दोगे ना, तुम साइड हट जाओगे उससे। लेकिन अगर तुम जीओसी को पकड़ के बैठो और मैकेनिज्म सीखने की कोशिश करो, इट विल बी, मतलब तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। 30 डेज में अगर हमें 20 यूनिट करने हैं केमिस्ट्री के, साथ में क्वेश्चन भी करने हैं, साथ में रिवीजन भी करना है, साथ में रिएक्शन रटनी भी है, तो सोचो कितना सारा काम हमारे पास करने के लिए, राइट? तो अभी जीओसी के सिर्फ वो टॉपिक जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं वो करो। और ऐसा नहीं कि तुम शुरू से लास्ट तक पढ़ना स्टार्ट करो। तुमने किया है तो अच्छा है। मैकेनिज्म उसने आज तक कभी डायरेक्ट नहीं पूछा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बोलेगा कि जब मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। बेसिक क्वेश्चन आएगा और बेसिक तुम खुद ही भी कर लोगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास अलग से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अगर तुम इस पे मुझे और कुछ पूछना होगा तो तुम कर सकते हो। बट सी, ये लिस्ट तुम्हारे पास टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की, और इनको इसी लाइन में करना, रिविजन। फर्स्ट जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन, देन हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्योंकि तुम्हें कनेक्ट भी तो करना है। तुम्हारे पास अभी एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, अलग अलग चैप्टर को मिला के आते हैं। अगर तुम सिस्टमेटिकली इस तरह से पढ़ते हो तो तुम चीजों को कनेक्ट करना भी अपने आप सीख जाओगे। जैसे एल्कोहल और एल्डिहाइड का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि एल्कोहल का अगर हम लोग एल्कोहल से एल्डिहाइड को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, तुमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा होगा ना, तो वो तभी होगा जब तुम उनको कनेक्ट कर पाओ, और कनेक्ट करने के लिए तुम्हें इसी लाइन में वो पढ़ना है। ठीक है, सो ये कर लेना इनमें से कुछ चैप्टर। अब ये भी दे रखा है मैंने कि तुम्हें किस तरह से इसको पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, फ्लो चार्ट यूज करना, रिएजेंट्स को डेली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे जितना प्रैक्टिस करो उतना तुम्हारा हाथ साफ होगा। नेमिंग रिएक्शन याद करने के लिए वही A4 साइज शीट लो उसकी। और इसके लिए तुम फ्लैश कार्ड यूज करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड बनाना बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, ये तुम्हारा A4 शीट है, इसके दो साइड होते हैं, एक मान लो आगे की साइड, पीछे की साइड। आगे की साइड डालो क्वेश्चन, पीछे की साइड डालो आंसर। सो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम सोच रहे हो, नहीं आ रहा तो पीछे देख रहे हो, फिर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा तो ठीक है। एंड तुम्हें 2 दिन में दिखेगा कि तुम्हें अपने आप ही आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। क्योंकि जब आंसर सामने लिखा रहता है ना, तो हम लोग अनकॉन्शियसली भी हमें लगता है कि हमें आता है, चाहे हमें नहीं भी आता हो। तो आंसर कभी भी लिखा नहीं होना चाहिए। A4 शीट में जो क्वेश्चन जैसे रिएजेंट्स याद करना है, मुझे देखना है कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे चेंज करते हैं, कभी इस तरह की कन्वर्जन में रिएजेंट मत लिखना, रिएजेंट को पीछे छुपा के लिख दो, ताकि तुम खुद सोच रहे हो जहां पे तुम्हारा माइंड मजबूर हो रहा है सोचने पे। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी, एंड दैट इज ऑल्सो द लॉन्ग टर्म ऑफ स्टडी। ये लंबा तरीका उसको रखने का वही है। देन नेमिंग रिएक्शन करनी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्ट भी पूछा गया है, इनडायरेक्टली भी पूछा गया है, तो ये दोनों केस में। और बाकी वही है PYQ। मैं तो कह रही हूँ 15 साल के पेपर अपने सामने रख लो, जिस भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किए हैं, जो बच्चे बहुत पीछे लेवल पे भी है, जिनको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये दोनों चैप्टर जिनमें मैंने स्टार्ट मार्क कर रखा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक तुम उनको किसी भी हाल में मत छोड़ के आना, तुमने नहीं किया तो अब कर भी बैठ जाना, क्योंकि इनमें कुछ भी फंडामेंटल नहीं है। तुम्हारे डाउट्स होंगे, डाउट्स तो मेरे को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इनमें बहुत एक्सेप्शन भी नहीं है, बहुत रटने के लिए भी नहीं है। थ्योरियां हैं, एक बार समझ जाओगे तो कर लोगे। और वैसे भी ये MCQ टाइप का पेपर है तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा कि VSEPR लिख के दिखा। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर इतने लोन पेयर है, इतने बॉन्ड पेयर है, या उसका शेप और साइज बताओ। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, तुम आराम से इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। बाकी P ब्लॉक, DA ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, ये भी करना है। इसमें हाइड्रोजन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन नहीं भी किया है तो एक दो क्वेश्चन आ जाएगा गलती से, वो भी आ गया तो हाइड्रोजन से ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन आया ही नहीं है। सो पढ़ना कैसे है, अगेन सेम NCERT, पहला NCERT तुम्हारा हाथ में होना चाहिए।
लाइंस को इंपॉर्टेंट करते हुए A4 शीट पे नोट्स बनाते हुए, और हर दिन उन A4 साइज वाले, क्योंकि डीए ब्लॉक में स्पेशली जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे, जैसे पीरियोडिक ट्रेंड में एक्सेप्शन आएंगे, उसके लिए तुम्हें A4 शीट में उनको नोट करके लिखना है ताकि तुम उनको हर दिन देख सको। तरीका वही होता है बेस्ट कि तुम एक साइड लिख दो क्वेश्चन और एक साइड लिख दो आंसर। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। मुझे से लगता है कि वो तुम्हें मजबूर करता है सोचने में और वो तुम्हें याद भी रहता है। बाकी तुम्हारे पास जो डीए ब्लॉक के और कोऑर्डिनेशन के कलर वाले एग्जांपल्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से हर बार क्वेश्चन आता है वो जो इस तरह का सर्कल बनता है, जहाँ पे वो तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स देगा और कलर पूछेगा, तो ये वाला। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, राइट। मोल कॉन्सेप्ट का क्या था? मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है 11th का, उसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला। मैम यस हाँ जी। मैम डी एफ और पी ब्लॉक में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो करने चाहिए? हाँ, मैंने इसमें अभी मैं तुम्हें नीचे बताऊंगी कि हर एक चैप्टर की कौन कौन से टॉपिक हैं जो तुम्हें करने ही करने, अभी आएगा वाला पोर्शन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ये चैप्टर है जो तुम्हें करना है। यू कैन सी द स्टार्ट मार्क। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मैंने शायद डिस्कशन दिया। इक्विलिब्रियम से आई थिंक 2018 के पेपर में 7 क्वेश्चन आए थे, 7 डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7 क्वेश्चन। तो 7 मल्टीप्लाई 4, यू कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि कई बार डायरेक्टली पूछता क्वेश्चन, कई बार इनडायरेक्टली पूछता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है कि कई बार हो सकता है कि एनटी का दिमाग फिर जाए और तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे दे। तो ये 3 चैप्टर तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ के आने हैं। और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसी के अंदर वो चैप्टर भी आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ ही पढ़ेंगे। तो एक साथ जब हम इनको पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर एड ऑन हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कहाँ से आता है? फेराडे के लॉ से आता है। सिर्फ फेराडे के लॉ से तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है उसी वाले पोर्शन से। बाकी इसमें कोलराउस लॉ थोड़ा बहुत कभी पूछ दे, इस तरह के क्वेश्चन कोलराउस से आ रखा है अभी तक। बाकी मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। रिडॉक्स में जो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आता है जिसमें एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, वो क्वेश्चन वो इनडायरेक्टली पूछता है कहीं से घुमा के। इवन उसने ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां पे उसने तुम्हें एक एलिमेंट दे रखा था, उसका पूछा था। वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, उसका उसने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बेसिक है, तुम आराम से उनको 100% करके आओगे, मतलब वहां पे कंफ्यूजन का भी कोई डाउट वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद तुम्हारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉलिड स्टेट। जिस तरह से ये चैप्टर लिखे गए हैं ऐसे इनका वेटेज भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से घुमा के बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो जो परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन आया है, या जहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा घुमा के आता है। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि तुम्हें हल्का सा दिक्कत हो, लेकिन तुम एक बार रिविजन करके इसकी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका वही कि मैंने टॉपिक किया है तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँ। आप लोगों के पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो होंगे ही ना प्रैक्टिस करने के लिए, हैं? लिए तुमने क्वेश्चन बैंक हुई? तुम लोग बोल भी सकते हो, सारे तुम सेम ही उसके हो। मॉड्यूल्स है मैम। हाँ, मॉड्यूल भी अच्छा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर तुम लोग कर रहे हो ना, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कि टॉपिक वाइज लेना क्वेश्चन। जैसे मैं मूल कॉन्सेप्ट से एक चीज खत्म कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास कोई पोर्शन हो जो मेरा वीक जोन हो, मैं उसके क्वेश्चन ही ना कर पा रही हूँ। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा वीक जोन है? जब तुम उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगेन, जो मुझे अभी तक लगा है बच्चों को दिक्कत होता है, वो मोल दे दो क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होता। वो दिक्कत होता है एक इम्पेरिकल फॉर्मूला वाले में, जब वो घुमा के पूछ दे। ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला अगर नॉर्मली परसेंटेज दे रखा है एलिमेंट का तो सब कर लेंगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे रखा है, जैसे CO2 और H2O का दे दिया, और उससे तुम्हें कोई हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, तो वहां पे दिक्कत होता है। वो वाले क्वेश्चन मेक श्योर कि तुम हर एक टॉपिक, लाइक हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करके आओ, कि तुम्हें पता हो कि वो टॉपिक से क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। सेम विद द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट से बहुत घुमा के क्वेश्चन आता है। तो ये वाला पोर्शन तुम करके जाना। बाकी सॉल्यूशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तो नॉर्मल वाला है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। पढ़ना कैसा है? सबसे पहले तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है डेली। लेकिन फॉर्मूला तो तुम रट लोगे,
फॉर्मूले को जब तक कि तुम अटेम्प्ट लाइक उसको अप्लाई ना करो क्वेश्चन में, वो तब तक काम नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों पोर्शन एक साथ चलने चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला रटना है, और दूसरा उसको रेगुलरली न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, तब तक काम नहीं बनेगा। पीवाईक्यू तो करना ही है, साथ में अपने आंसर की एक्यूरेसी चेक करना। मतलब तुम जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, कई बार हम ऐसी जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हमारे पास आंसर ही नहीं होता है, तो हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है, हो सकता है कि वो गलत हो। तो जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हारे पास उनके आंसर अवेलेबल हो, ताकि तुम अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो अच्छे से। सो स्पेशली फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा ऑर्गेनिक और वैसे इनऑर्गेनिक में भी पॉसिबल है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली जहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बारे में बात आती है। तो ये दोनों तुम्हारे 4 टॉपिक्स हैं। ये बाकी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो तुम्हें करने ही करने हैं। तुम अभी 0 पे हो, कहीं पे भी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो ये टॉपिक्स तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद पुराने साल के पेपर को मैंने ये टॉपिक्स निकाल रखे हैं। एंड ये हर एक चैप्टर के वो टॉपिक हैं जो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है, ये वो भी करके आएंगे। कुछ चैप्टर अभी ऐसे हैं जो मैंने ऐड नहीं कर पाई हूँ मैं, बट मैंने कोशिश किया कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर पाऊँ। सो दैट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक्स। आई थिंक अब आप लोग मुझे अपने डाउट्स बता सकते हो, इफ यू हैव एनी। इन टॉपिक्स को मैं तुम्हें भेज दूंगी, अगर तुम्हें से किसी को पूरा पीडीएफ चाहिए तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। ओके, तुम डाउट्स बता लेना, मैं तुम्हें नेक्स्ट बताती हूँ। हाँ जी, कोई कहना चाह रहा है कुछ? सो बाकी तो ये, हाँ जी, से रोड मैप फॉर सीईटी, ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे, कंपेयर भी करेंगे। फिलहाल तो ये पी ब्लॉक वी हैव टू लर्न द कंपाउंड्स। यस कमन, अगर हम लोग देखें कंपाउंड्स को, तो स्पेशली जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के हैं, उनसे बहुत बार जैसे ऑक्सो एसिड्स वाले कंपाउंड है, उनसे उनका एसिडिटी बेसिसिटी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स, सी नोट्स का एक्चुअली अभी मेरे पास नीट के अलग से कोई नोट्स नहीं है। हम लोगों का ही जो मैं तुम्हें इस टाइम पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज नीट रिवीजन प्लान। इसके अंदर हम लोग बच्चों को जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी नोट्स बनेंगे, वही नोट्स बच्चों को अवेलेबल होंगे, अलग से कोई नोट्स नहीं है। तो ये तो हमारा नीट का रिवीजन सीरीज है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ये इसके अंदर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर तुम्हें पीवाईक्यू मिलेंगे टॉपिक वाइज। जैसे हम लोगों ने हमारे पास 2 सेशन है, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। मॉर्निंग में 11th वाला पार्ट होगा, और इवनिंग में 12th वाला पार्ट होगा। सो इसके बाद तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास मॉर्निंग और 11 मॉर्निंग का टाइमिंग हमने 9:30 to 11 रखा है, लेकिन दैट इज फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कैन चेंज। इवनिंग वाला 7:30 to 9 रखा हुआ है, अगेन इट कैन चेंज। इसमें हमारे पास जो 2 टाइमिंग है, एक 11th के सिलेबस को फोकस करेंगे और एक 12th के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th, क्योंकि अभी 12th का रखा है, तो 11th वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक है, तो हम लोग उस पोर्शन पे फोकस करेंगे उनके अकॉर्डिंग। 2 सेशन चलेंगे, हर एक सेशन के बाद एक डाउट सेशन होगा, जहाँ पे जो बच्चा जिनको टॉपिक क्लियर नहीं हुए, वो आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे क्योंकि शाई होते हैं, क्लास में बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वो डाउट सेशन 1-to-1 भी रह सकता है, कि वो लास्ट तक वेट करें एंड देन वो आराम से अपने क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। हर एक क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चंस रखेंगे जो स्पेशली पीवाईक्यूज होंगे, पुराने साल के क्वेश्चन होंगे, ताकि तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हो कि तुम्हें टॉपिक आया या नहीं आया। ठीक है, इसके बाद डाउट्स का तो मैंने तुम्हें बता दिया। डाउट्स सेशन दोनों टाइम चलेगा, मॉर्निंग की क्लास के बाद भी, इवनिंग क्लास के बाद भी, ताकि तुम आराम से अपने क्वेश्चन पूछ सको। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे, तुम्हें हर एक क्लास के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेशली पीवाईक्यू मिलेंगे, ताकि तुम अपने आप को चेक कर सको। तुम्हारे पास एक वीक के अंदर 5 दिन होंगी जहाँ पे क्लासेस होंगी, 5 day विल बी द क्लास, जिसमें 2 सेशन होंगे, मॉर्निंग इवनिंग। 6th डे विच इज सैटरडे, दैट विल बी लीव, तुम लोग उस दिन पूरा रिवाइज करोगे जो टॉपिक तुमने किए हैं। एंड द 7th डे विच इज संडे, उस दिन तुम्हें टेस्ट देना है। टेस्ट सेम ऐसे ही होगा जैसे नीट का, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। 2 घंटे में हर एक बच्चे को अपने जितने क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 180 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है, राइट? और तुम्हारे पास टाइमिंग कितना होता है पूरा पेपर करने के लिए? तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, दैट इज द लिमिट, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन ही 180 आते हैं।
तुम्हारे पास 180 क्वेश्चंस हैं टोटल, और हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। तो तुम्हारे पास अगर 2 घंटे का तुम्हारा यहाँ टेस्ट होगा तो तुम्हें 120 क्वेश्चन मिलेंगे विच यू नीड टू अटेम्प्ट। तो ये तुम्हें टाइमिंग मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है, कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, वो ना हो, उसके लिए तुम्हें ये पेपर ऐसे देना है जैसे कि तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, राइट। नाउ अगेन, ये मैंने पूरा वीक का भी स्केड्यूल लिखा हुआ है कि हम किस किस तरह से करेंगे, बट अगेन इट कैन चेंज। सबसे पहले हमारा फोकस होगा उन चैप्टर्स पे जो हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। जैसे इनऑर्गेनिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले जैसे एक 1 अप्रैल को मॉर्निंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं, और इवनिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बिल्कुल शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक करने वाले हैं। मतलब इवन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें जीओसी का स्टार्टिंग पार्ट नहीं करना है, मैंने तुम्हें कहा, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम जीओसी का पूरा पार्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें पूरा बताऊंगी, क्योंकि मेरे को तो तुम्हें बताना ही है। उसको रिटेन करना तुम्हारा काम है कि तुम उसको माइंड में कितना रख पाओ, उससे रिलेटेड डाउट्स है तो वो पूछो, पर तुम्हें उस पे खुद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं। सो ये हमारे पास पूरे वीक का शेड्यूल रहेगा, जिसमें हर एक वीक, टोटल 4 वीक है हमारे पास। 4 वीक में 5 डेज क्लासेस होंगी, मॉर्निंग इवनिंग, फिर तुम्हारे पास गैप होगा। अगेन 30 डेज का तुम्हारे पास पूरा प्लान है। 30 डेज आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। लाइक कोई भी डाउट हो तुम्हारा, किसी भी टाइप का डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तुमसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी वो मत करना जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है। तुम्हारा डाउट्स हमेशा क्लियर रहेंगे। सो इसके बाद हम लोग लास्ट में एक पूरा पेपर भी करेंगे, बट ये तुम्हारे लिए, अगर तुम किसी बच्चे को टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होती है या कैसे पढ़ना है क्या करना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सारा नोट करा हुआ है। ये पेज में तुम्हारे साथ, पीडीएफ में तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास माइंड मैप, जो वो वाले डायग्राम होंगे, ट्री डायग्राम होते हैं, वो सब भी शेयर होंगे, ताकि तुम उनको आराम से रिवाइज कर सको। सो दिस इज नीट रिविजन सीरीज। जिसको नहीं पता इसके बारे में, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और ये चलेगा आपका 30 अप्रैल। लेकिन 30 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा, बट स्टिल आई विल बी अवेलेबल फॉर यू टिल योर एग्जाम। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इसमें लाइक दिस इज इट, आई थिंक ये पूरा इसके बारे में था। किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, हम उसके साथ ही अपना ये सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे फिर। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सो इन बिटवीन कोई डाउट्स हो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल से, तो मैं तुम्हें मिलूंगी उसी दिन इन द मॉर्निंग। हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 29 को बनाएंगे हम लोग। एंड 29 को जब तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा, तो उसके बाद हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे। मॉर्निंग के लिए अलग होगा, इवनिंग के लिए अलग होगा, एंड विल डू क्लासेस अकॉर्डिंगली। हाँ निधि, तुमने मुझे बताया था। तो साथ में क्लासेस रिकॉर्डेड भी होंगी, तो यू कैन चेक द इवनिंग लाइक रिकॉर्डिंग सेशन। अगर तुम्हें उसमें डाउट होगा तो अगेन आई सेड कि तुम्हारे डाउट्स के लिए आई विल बी अवेलेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। या सीमा, आई विल ट्राई टू डू दैट। सीयूईटी का भी देखती हूँ मैं, बट फिलहाल अभी ये तो नीट के लिए था जो आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसका हम लोग चेक करेंगे क्या करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन किसी और का? आई विल सेव द लिंक एज वेल। जब तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा, जो बच्चे इसमें होंगे उनके साथ नोट्स की पीडीएफ भी शेयर होगी, और ड्राइव एक लिंक होगा ड्राइव का, जिससे बच्चे ऑलरेडी एडेड होंगे, उसका तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ओके, सो नो अदर क्वेश्चन, राइट? ओके एवरीवन, सो हम फिनिश करते हैं इसको यहाँ पे। आप लोगों की कुछ डाउट्स होंगे तो यू कैन मैसेज मी। आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा ही, जिसके पास नहीं भी है आप लोग इंस्टाग्राम से नंबर ले सकते हो। सो या दैट्स इट। ओके देन, बाय, गुड नाइट। बाय। Thank you, ma'am. या बाय।